सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, इस सरफेस केमिस्ट्री में से ये बात पक्की है कि सेकंड ग्रेड में 2 या 3 क्वेश्चन की ये दावेदारी रखता है। सेकंड ग्रेड के अंदर सरफेस केमिस्ट्री 2 या 3 क्वेश्चन की दावेदारी रखता है, और इसके अंदर जो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अधिशोषण की। अधिशोषण, इसमें हम 2 बातें करेंगे, एक अधिशोषण की और एक कोलाइडी सॉल्यूशंस की। तो सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, पहला टॉपिक है अधिशोषण। इंग्लिश में एडजॉर्प्शन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं अधिशोषण। 2 अलग अलग शब्द होते हैं, एक होता है अधिशोषण और एक होता है अवशोषण। बस फर्क यह है कि अधिशोषण पृष्ठ पर होने वाली घटना है, सिर्फ अधिशोषण सरफेस पर होता है। क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में या जनरली आज के दिनों में भी, जब हम बाइक या मोटरसाइकिल या एक्टिवा को रात में रखते हैं तो सुबह देखा हो तो उसके ऊपर धूल चढ़ जाती है, वो अधिशोषण है। ये जो आप जब कोचिंग के अंदर आते हैं तो आपने देखा होगा इन मेजेस के ऊपर धूल बड़ी सारी, खूब लंबी चौड़ी धूल जम जाती है, ये अधिशोषण है। समझ में आई बात? जैसे अगर हम देखें तो जब नया नया आप सूटकेस खरीदते हो ना कभी, तो सूटकेस जैसे ही अपन खरीदते हैं तो देखना सूटकेस के अंदर एक थैली सी निकलती है, थैली, और उस थैली में गोलियां रखी रहती हैं, और वो आपके आज तक समझ में भी नहीं आएगा यार ये सूटकेस में गोलियां किस बात की है। तो सूटकेस में एक्चुअल में वो सिलिका की गोलियां हैं, सिलिका, वो सिलिका क्या करती है, सूटकेस के अंदर अगर कोई भी नमी हो तो उसको अपनी सतह के ऊपर क्या कर लेती है, अधिशोषित कर लेती है, जिससे हमारे सूटकेस में जंग नहीं लगेगी। क्योंकि आपको पता है नमी होगी तो सूटकेस में क्या लग सकती है, जंग लग सकती है। और दुकानदार शाना है, उसको पता है सूटकेस बिका तो बिका और नहीं बिके तो सालों नहीं बिके, तो वो क्या करता है, उसमें सिलिका डाल देता है। सिलिका क्या करता है, सूटकेस के अंदर उपस्थित जो भी नमी है उसको अपनी सतह के ऊपर क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। अब अवशोषण क्या है, यानी अधिशोषण केवल ठोस की सतह पर होता है। अवशोषण क्या है, अवशोषण एक बल की फिनोमेना है, स्थूल घटना है। स्थूल का मतलब यह है अगर आप रुई को पानी में डालेंगे तो क्या पानी रुई की सतह पर ही रहता है या अंदर तक चला जाता है, अंदर, वो अवशोषण है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट हमें ये समझ में आया कि अधिशोषण क्या है, एक पृष्ठीय घटना है। पहला पॉइंट लिखेंगे, पृष्ठीय घटना, सरफेस पर होने वाली घटना है, केवल सतह पर होती है, पृष्ठीय घटना, पृष्ठीय घटना। समझ में आई बात? अब अधिशोषण की डेफिनेशन क्या हुई कि कोई सॉलिड या कोई लिक्विड अपने पृष्ठ पर या अपनी सतह पर अन्य पदार्थ के अणुओं को आकर्षित करता है, इसी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। आया समझ में? मेज अपने ऊपर धूल को चिपका लेती है, सिर्फ अपनी सतह पर ही चिपकाती है, वो धूल अंदर थोड़ी चल जाती है मेज के। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो ये सिर्फ इसकी सरफेस पर हो रहा है काम, ये नहीं अंदर नहीं लिख रहे बोर्ड के, सिर्फ सरफेस पर हो रहा है। आगे समझ में? तो अपन डेफिनेशन लिखेंगे ठोस या द्रव की, ठोस या द्रव की, ठोस या द्रव की सतह द्वारा अन्य पदार्थ के अणुओं को आकर्षित करने की प्रवृत्ति अधिशोषण कहलाता है। आकर्षित करने की प्रवृत्ति अधिशोषण कहलाता है। समझ में आया? अब प्रश्न ये होता है कि आखिरकार मोटरसाइकिल का दिमाग थोड़ी खराब है कि वो अपने ऊपर धूल चिपका लेती है? हमारा जो फर्श है इसका दिमाग थोड़ी खराब है कि रोज इसके ऊपर धूल जम जाती है और बेचारी मैडमों को लैब पोंछा लेके और सुबह सुबह और काम करना पड़ता है, और कई बार तो हमें भी करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है क्या क्या सर्कमस्टेंसेस है। तो कोई भी चीज़ बिना कारण नहीं होती, तो कोई ना कोई इसका रीज़न तो होगा। तो लिखे अधिशोषण का कारण है। अधिशोषण का कारण क्या है? जैसे हम किसी लिक्विड का रीज़न समझते हैं, लिक्विड ऐसा क्यों करता है।
अपने ऊपर कोई दूसरी चीज़ों को क्यों चिपका लेता है। तो सबको पता होता है कि ये जो लिक्विड है ये खूब सारे लिक्विड के अणुओं से मिलकर बना है। हम यही मान के चलते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, और हम ये मान के चलते हैं कि जैसे पानी है तो इसके अंदर खूब सारे पानी के अणु हैं। अब जो ये अंदर वाले अणु हैं, अब आपको पता है इन अणुओं के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो ये जो अंदर वाले अणु हैं इनके ऊपर आकर्षण बल सभी दिशाओं में लगता है, और नेट फोर्स इन अणुओं पर 0 होता है। नेट फोर्स इस अणु पर क्या है, 0। इस अणु को इधर अणु से भी आकर्षण मिलेगा, इधर अणु से भी आकर्षण मिलेगा, ऊपर भी मिलेगा, नीचे भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा। इस पर नेट फोर्स 0 है। इस बल को कहा जाएगा संतुलित बल, यानी इस अणु के ऊपर सभी दिशाओं से बराबर बल लग रहा है तो ये संतुलित बल है। यहाँ नेट फोर्स 0 है, और जहाँ नेट फोर्स 0 होता है वहाँ अणु की स्थितिज ऊर्जा मिनिमम होती है, और दुनिया का हर सिस्टम यही चाहता है कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, स्टेबिलिटी मिले। लेकिन जो ये पृष्ठ के अणु हैं इनके ऊपर सिर्फ एक ही जगह अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, अंदर। ये जो पृष्ठ के अणु हैं इन पर असंतुलित बल है, असंतुलित बल है। या एक शब्द और बोलते हैं, मुक्त संयोजकता। समझ में आ गई बात। अब ये जो अणु है, ये अणु, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं है, क्योंकि ऊपर तो कोई अणु है ही नहीं। ये चाहता है कि मेरा भी नेट फोर्स 0 हो जाए। इसने देखा कि मेरे गांव में इस लड़के की नौकरी लग गई, अब ये भी चाहता है कि मेरी भी नौकरी लग जाए, लेकिन नौकरी तो नहीं लग पा रही। तो फिर एक ढिंडोरा पीटता है कि जयपुर में छोरा आरएएस की तैयारी कर रहा है। हाँ या ना, ये साहब छोरा क्या कर रहा हो, आरएएस की तैयारी कर रहा है, कछु नहीं तो ब्याह तो है ही जाएगा। अब ये अणु भी ये चाहता है कि जो मेरा संतुलित बल है वो कैसा हो जाए, संतुलित हो जाए। तो जो भी लिक्विड के ऊपर से कोई गैस गुजरती है तो ये उसको अपनी ओर क्या करने लग जाता है, आकर्षित करने लग जाता है, ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आपसे पूछा जाए अधिशोषण का कारण क्या है, तो आप ये कहोगे कि जो सतह है उसकी संयोजकता मुक्त होती है, और वो अपनी संयोजकता को सेटिस्फाई करना चाहता है। वो ये चाहता है इन अणुओं के ऊपर भी नेट फोर्स 0 हो जाए। तो जैसे ही कोई दूसरा अणु इसके ऊपर से गुजरता है, ये अणु उनको अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है, या ये अणु उनकी तरफ आकर्षित होने लग जाता है, ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। आगे समझ में। तो अधिशोषण का कारण क्या है, सतह की मुक्त संयोजकता होना। तो रीजन लिखेंगे, सतह की मुक्त संयोजकता होना। आजकल एक गाना चल तो रहा है, मैं वृंदावन जाऊंगी, हाँ? सुना होगा ना सबने, यूट्यूब पर सुना है क्या, नहीं सुना? वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी। तो बस यही कह रही है, मैं भी संतुलित बल चाहती हूँ, तू जाएगी तो मैं भी जाऊंगी। समझ में आ गई बात। कारण क्या लिखेंगे, सतह की मुक्त संयोजकता होने के कारण, सतह की मुक्त संयोजकता होने के कारण। आगे समझ में। अब इसी चीज को अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स एस्पेक्ट की दृष्टि से देखूं तो लिखें अधिशोषण का ऊष्मागतिक पहलू, अधिशोषण का ऊष्मागतिक पहलू। इस पर सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आ चुका। पहलू, थर्मोडायनेमिक्स एस्पेक्ट ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण का ऊष्मागतिक पहलू, ये क्वेश्चन आपसे सेकंड ग्रेड में 2018 में आया था। अधिशोषण का ऊष्मागतिक एस्पेक्ट क्या है समझना। जैसे ये ठोस है कोई, जनरली हम पढ़ेंगे एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण आगे चलकर, तो वहां पर हम क्या करते हैं, निकिल धातु ले लेते हैं। अब ये निकिल धातु क्या करती है, अपनी सतह के ऊपर हाइड्रोजन गैस को क्या कर लेती है, अधिशोषित कर लेती है। निकिल धातु अपनी सतह के ऊपर हाइड्रोजन गैस को क्या कर लेती है, अधिशोषित कर लेती है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि अधिशोषण कैसा प्रक्रम है, तो आपको सबने कहा कि साहब अधिशोषण में क्या होता है, आकर्षण होता है। सॉलिड क्या करता है, जो गैस है उसको आकर्षित करता है, ताकि सरफेस की जो बैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो जब भी आकर्षण होता है तो हमेशा कैसा प्रक्रम होता है, वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है।
आकर्षण कैसा प्रक्रम होता है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। और प्रतिकर्षण हमेशा ऊष्माशोषी प्रक्रम होता है। देखो होता भी है, अब आप लोग मैच्योर हो, कोई बच्चे तो हो नहीं, आप सब समझते भी हो। तो जैसे होता क्या है कि जब शादी होती है, शादी होने की टाइम आता है तो लड़के को लड़की दिखाई जाती है। मान लो लड़के को लड़की पसंद है, लड़की को लड़का पसंद है, अट्रैक्शन है दोनों में। तो फिर लड़की रात को उसके बारे में सोचती है, लड़का अपनी बीवी के बारे में रात को सोचता है। तो वो क्या करते हैं, उनको खुशी होती है, मतलब अट्रैक्शन जब भी होता है तो खुशी होती है। अब मान लो लड़की को कोई लड़का दूसरा पसंद हो, अब घर वाले उसकी शादी कर दें, तो उसको अट्रैक्शन होगा या उस लड़के से प्रतिकर्षण होगा? प्रतिकर्षण होगा। वो रात को रोएगी, वो अपनी एनर्जी खर्च करेगी। और जब उसकी पसंद का लड़का होता है तो हमेशा एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो अधिशोषण एक हमेशा, आप खुद ही कह रहे हो, अधिशोषण में इस सॉलिड के ऊपर गैस चिपक गई, इस सॉलिड के साथ गैस अधिशोषित हो रही है, आकर्षण है, आकर्षण के दौरान हमेशा डेल एच नेगेटिव होता है। नंबर 1 ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए डेल एच कैसा होता है? नेगेटिव होता है। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो ये चीज़ समझ में आएगी। मैंने कहा ना फिजिकल से रिलेटेड चैप्टर है। नंबर 1 ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए एंथैल्पी परिवर्तन नेगेटिव होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए डेल एच कैसा होता है? नेगेटिव। बात समझ में? गांव में एक सिस्टम होता है, जैसे गांव में क्या सभी जगह छोरा जब आवारा हो जाता है ना, लगता है घर वालों को ही तो आवारा हो गया, तो रैंडम हो गया। रैंडमनेस का मतलब समझते हो? अव्यवस्था, अव्यवस्था। और हमारी केमिस्ट्री में अव्यवस्था को बोला जाता है एंट्रोपी। क्या बोला जाता है? एंट्रोपी। सुना होगा शब्द एंट्रोपी, है ना? ये तो एंथैल्पी है। डेल एच को बोलते हैं एंथैल्पी और डेल एस को बोलते हैं एंट्रोपी। अब क्या करते हैं, जब लगता है कि साहब ये छोरा हमारा आवारा हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा अव्यवस्था है, इधर उधर घूमता फिरता है, यानी इसकी एंट्रोपी बहुत ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा अव्यवस्था होगी उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो घर वाले, अब तो खैर सब समझदार हो गए, घर वाले कहते हैं इसका ब्याह कर दो, इसको बांध दो किसी के साथ, जिससे उसी से ही बंधा रहेगा। इसकी अव्यवस्था बढ़ेगी या अव्यवस्था खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, यानी एंट्रोपी कम हो जाएगी। बस यही यहाँ कॉन्सेप्ट है। इस सॉलिड के ऊपर जो गैस थी, जब तक नहीं जुड़ रही थी, उसका मूवमेंट इधर उधर हो रहा था, वो भाग रही थी इधर उधर। समझ में आ गई बात? वो भाग रही थी, लेकिन इस सॉलिड ने क्या किया, उस गैस को अपने ऊपर चिपकाया और उसके मूवमेंट को कम कर दिया, उसकी इधर उधर भागने की अव्यवस्था को कम कर दिया और अपने साथ चिपका लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो अधिशोषण होता है उस दौरान एंट्रोपी में कमी आती है, अव्यवस्था में कमी आती है, और जब अव्यवस्था में कमी आती है तो डेल एच कैसा होता है? नेगेटिव होता है। फर्स्ट ग्रेड इस साल पूछा गया, किसी ठोस के ऊपर जब गैस अधिशोषित होती है तो वो प्रक्रम होता है, उस दौरान एंट्रोपी में क्या होगा? तो आप कहोगे एंट्रोपी में क्या आएगी? कमी आएगी। डेल एच नेगेटिव होगा, एंट्रोपी में क्या आएगी? कमी आएगी। अरे समझ में आई बात? अरे हाँ या ना? सेकंड पॉइंट, एंट्रोपी में कमी आती है। फर्स्ट ग्रेड में सिंपल सा, सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया, अधिशोषण कैसा प्रक्रम है? ऊष्माक्षेपी। अधिशोषण के दौरान डेल एच का मान क्या होगा? नेगेटिव। एक बात बताओ, आप क्या चाहते हो क्या कि जो हमारा फर्श है इसके ऊपर मिट्टी जमा हो जाए? चाहती है? मैं भाई चाहोगे तो सीधी सी बात है, मिट्टी जमा हो गई तो बेटा ये ले बाल्टी, ये ले पोंछा और लग जा। आई बात समझ? हम नहीं चाहते कि अधिशोषण हो। अधिशोषण अपने आप होता है। आप थोड़ी चाहते हो कि बाइक पे धूल जम जाए, आप नहीं चाहते हैं। तो अधिशोषण अपने आप होता है। जो प्रक्रम अपने आप होते हैं वो स्वतः प्रक्रम होता है, और स्वतः प्रक्रम के लिए डेल जी कैसा होता है? नेगेटिव होता है। आया समझ में? तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे, डेल जी नेगेटिव। स्वतः प्रक्रम। आगे समझ में? अगर सपोज करो अधिशोषण के लिए बढ़िया चीज़ क्या रहती है? अधिशोषण के लिए अभी क्या है, एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको आगे चलकर, थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ाऊंगा। डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। ये रिलेशन है डेल जी में, डेल एच में और डेल एस में। डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। अगर आपने सब कभी सुना हो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण, सुना कभी? गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, वो यही है, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। अब देखें यहाँ पर क्या रहा, थर्मोडायनेमिक्स की दृष्टि से देखें तो हमें ये डेल जी नेगेटिव लाना है।
क्योंकि आपने कहा स्वतः प्रक्रम है, और स्वतः प्रक्रम के लिए डेल जी कैसा होता है, नेगेटिव। अब आपको पता है ये डेल एच नेगेटिव है या नहीं, और डेल एस भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव हो गए पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है। तो जब डेल एच का मान टी डेल एस से ज़्यादा होगा, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से ज़्यादा होगी, तभी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। इसका मतलब हम ये चाहेंगे कि डेल एच का मान टी डेल एस से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। समझ में आ रहा है? ये डेल एस तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव, डेल एस नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो जब ये वैल्यू इससे बड़ी होगी तभी तो डेल जी नेगेटिव आएगा। तो हम ये चाहते हैं कि डेल एच का मान टी डेल एस से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो टी डेल एस को हमें कम करना है। तो देखो हम अव्यवस्था को तो कम नहीं कर सकते, एक ही तरीका है, टेम्परेचर को क्या कर दें, कम कर दें। टेम्परेचर को कम कर दोगे तो टी डेल एस कम हो जाएगा, और टी डेल एस कम हो जाएगा तो डेल एच क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब अधिशोषण के लिए फेवरेबल चीज़ ये है कि टेम्परेचर कम हो। आया समझ में? और वैसे भी आप अगर कॉन्सेप्ट सोचें तो खुद भी सोच सकते हैं, ये सॉलिड है, इसके ऊपर गैस अधिशोषित है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गैस चिपकेगी या फुर हो जाएगी, फुर हो जाएगी, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर अधिशोषण कम हो जाता है। तो यहाँ प्रेफरेबल चीज़ ये होगी कि टेम्परेचर को कम रखा जाए। तो रखेंगे निम्न ताप सहायक, ये इसका थर्मोडायनेमिक्स एक्सपेक्ट है, निम्न ताप सहायक। सहायक, फेवरेबल कंडीशन लो टेम्परेचर। आगे समझ में? अब ये जो अधिशोषण है ये दो तरह का होता है। जैसे मान के चलो यहां हम दो टर्म यूज कर रहे हैं, जो अपनी सतह के ऊपर अधिशोषित करता है इसको तो कहेंगे हम अधिशोषक। जैसे बोर्ड इस समय मेरे लिए अधिशोषक है, और ये चौक है, ये चिपक रहा है ना, ये अधिशोष्य है। हमारा तो सीधा सा चीज है, कोई भी दो चीजें जब जुड़ती हैं तो उनको कोई ना कोई बॉन्डिंग जोड़ती है, कोई ना कोई फोर्स उनको आपस में जोड़ता है। तो अगर मान लीजिए अधिशोषक और अधिशोष्य ये आपस में दुर्बल वान डेर वाल बल के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ऐसे अधिशोषण को कहते हैं भौतिक अधिशोषण। क्या बोलते हैं? भौतिक अधिशोषण। अब जो हमारा एल्युमिनियम होता है ना, एल्युमिनियम मेटल, ये एल्युमिनियम मेटल, एल्युमिनियम, ये क्या होता है, एल्युमिनियम की एक प्रवृत्ति होती है कि एल्युमिनियम वायुमंडल की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपने चारों ओर एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा लेता है। ये जो एल्युमिनियम है ये वायुमंडल की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपने चारों ओर एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्या कर लेता है, परत चढ़ा लेता है ऐसे। अब इस समय क्या हुआ, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में एक केमिकल बॉन्डिंग हुई। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या हुई, केमिकल बॉन्डिंग हुई। अगर अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में या तो कोई आयनिक बॉन्ड बने, या अधिशोषक या अधिशोष्य के बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड बन जाए, सहसंयोजक बंध बन जाए, तो ऐसे अधिशोषण को क्या कहा जाएगा, रासायनिक अधिशोषण कहा जाएगा। यानी ये अधिशोषण दो तरह के हैं, एक भौतिक अधिशोषण, एक रासायनिक अधिशोषण। अगर अधिशोषक और अधिशोष्य वान डेर वाल बल से जुड़े हैं तब भौतिक अधिशोषण, और अधिशोषक और अधिशोष्य केमिकल बॉन्डिंग्स के द्वारा जुड़े हैं, आयनिक बंध के द्वारा जुड़े हैं, सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हैं, तो फिर वो आपका क्या कहलाएगा, रासायनिक अधिशोषण। तो लिखिए अधिशोषण के प्रकार। इस पर हर साल क्वेश्चन आता है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। जब हम पेपर करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे यही पूछता है, अधिशोषण के प्रकार। एक तरफ लिख लेंगे भौतिक अधिशोषण और एक तरफ लिख लेंगे रासायनिक अधिशोषण। अधिशोषण के प्रकार, एक तरफ लिख लेंगे भौतिक अधिशोषण और एक तरफ लिख लेंगे रासायनिक अधिशोषण। एक तरफ भौतिक अधिशोषण और एक तरफ लिख लेंगे भौतिक अधिशोषण और एक तरफ लिख लेंगे रासायनिक अधिशोषण। तो पहला क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, आरपीएससी पूछ चुकी अधिशोषण क्या है। हम कहेंगे एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, डेल एच का मान नेगेटिव होता है। फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका, किसी सॉलिड के ऊपर जब गैस अधिशोषित होती है तो एंट्रोपी पर क्या फ़र्क पड़ता है, एंट्रोपी कम होती है।
कैसा प्रक्रम है? स्वतः, और स्वतः प्रक्रम के लिए ऑलवेज डेल जी क्या होता है? नेगेटिव। अब हमने कहा यह अधिशोषण दो तरह के हैं, एक भौतिक अधिशोषण और एक क्या है? रासायनिक अधिशोषण। तो अंतर लिखेंगे। सबसे पहले लिखें भौतिक अधिशोषण में, पहला लिखें फर्स्ट पॉइंट, अधिशोषक व अधिशोष्य दुर्बल वान डेर वाल बंध द्वारा जुड़े। अधिशोषक व अधिशोष्य दुर्बल वान डेर वाल बल द्वारा जुड़े रहते हैं। अधिशोषक व अधिशोष्य दुर्बल वान डेर वाल बल द्वारा जुड़े रहते हैं। अधिशोषक व अधिशोष्य दुर्बल वान डेर वाल बल द्वारा जुड़े रहते हैं। समझ में आई बात? यहां लिखोगे अधिशोषक व अधिशोष्य, अधिशोषक व अधिशोष्य दुर्बल, सॉरी अधिशोषक व अधिशोष्य, दुर्बल हटा के लिखेंगे, अधिशोषक व अधिशोष्य रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। अधिशोषक व अधिशोष्य रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। देखो जैसे धूल चिपकती है तो धूल तो किसी के ऊपर भी चिपक जाती है, मेज कुर्सी पे भी चिपक जाती है, फर्श पर भी चिपक जाती है, मोटरसाइकिल पर भी चिपक जाती है, साइकिल पर भी चिपक जाती है। समझ में आ रही बात? उसके लिए कोई विशिष्ट नहीं होता, उसके लिए कोई विशिष्ट नहीं होता। कहने का मतलब यह है जैसे अपन स्कूल लाइफ में पढ़ते हैं, कॉलेज लाइफ में पढ़ते हैं, तो अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स होते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं होता ये नहीं, ये स्पेसिफिक, हाँ फ्रेंड तो अपन किसी को बना लेते हैं, लेकिन जहाँ शादी की बात होती है तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं यार हमारे समाज का है या नहीं। स्पेसिफिक हो जाता है, शादी क्या आती है दिमाग लगाने लग जाते हैं यार हमारे समाज का है या नहीं, छोरा पैसा वालों है या गरीब है, हाँ या ना। तो जो बॉन्डिंग होती है ना केमिकल, जैसे इसी चीज़ को ऐसे समझना, जो भौतिक अधिशोषण होता है वो विशिष्ट नहीं होता, यानी वान डेर वाल बल तो किसी के बीच में भी बंध जाता है। वान डेर वाल बल में सोचा नहीं जाता, वो तो ऐसा है खुली गाय है, कोई दिक्कत नहीं है। वान डेर वाल बल सोचता नहीं है, तो वान डेर वाल बल स्पेसिफिक नहीं होता। लेकिन अगर हर कोई मेटल अपने चारों ओर ऑक्साइड की लेयर नहीं चढ़ाती, जैसा एल्युमिनियम है ये तो अपने चारों ओर ऑक्साइड की लेयर चढ़ा लेती है, यानी एल्युमिनियम एक ऐसी मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ केमिकल बॉन्डिंग कर सकती है। हर मेटल ऑक्सीजन के साथ क्या नहीं कर सकती? केमिकल बॉन्डिंग नहीं कर सकती। समझ में आ रही बात? यानी ऑक्सीजन और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ने देख रखा है ये ऑक्सीजन मेरे समाज की है, मैं इसके साथ बॉन्डिंग करूंगा तो शादी होगी, फायदा होगा। समझ में आ गई बात? तो क्या मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वही समझाना चाह रहा हूँ कि रासायनिक अधिशोषण, फर्स्ट ग्रेड में इस साल यही पूछा था, रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट होता, लेकिन भौतिक अधिशोषण क्या नहीं होता? विशिष्ट नहीं होता। समझ में आ गया? तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, यह विशिष्ट नहीं होता, यह विशिष्ट होता है। यह विशिष्ट नहीं होता, यह विशिष्ट होता है। आज समझ में आई बात? यह विशिष्ट नहीं होता, यह विशिष्ट होता है। मतलब केमिकल बॉन्डिंग तभी होती है जब हर कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं बनाता है, हर कोई मेटल अपने चारों ओर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करके लेयर नहीं चढ़ाती है, कुछ स्पेसिफिक मेटल्स हैं वही ऐसा करती है। थर्ड पॉइंट यह है, अभी अभी आपने कहा अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, एनर्जी रिलीज होगी, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ तो वीक वान डेर वाल फोर्स है, एनर्जी कम रिलीज होगी तो एंथैल्पी कम होगी। यहाँ तो बॉन्ड बन रहे हैं, जब भी बॉन्डिंग बनती है तो हमेशा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है, और जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी मचक के रिलीज होती है, तो मतलब इसकी एंथैल्पी कम होती है और इसकी एंथैल्पी ज़्यादा होती है। तो लिखेंगे थर्ड पॉइंट, भौतिक अधिशोषण में इसकी एंथैल्पी कम होती है, इसकी एंथैल्पी कम होती है 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। इसकी एंथैल्पी कम होती है 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। इधर लिखेंगे इसकी एंथैल्पी कम होती है 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। इधर लिखेंगे इसकी एंथैल्पी अधिक होती है 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल।
अरे समझ में आई बात। अगला पॉइंट, जैसे आप फर्श पे रात को मिट्टी जम जाती है, पोंछा लगाते हो, मिट्टी हट जाती है, फिर अगले दिन फिर जम जाती है। मोटरसाइकिल पर एक बार साफ करते हो, धूल हट जाती है और अगले दिन फिर धूल जम जाती है। लेकिन एक बार लोहे पर जंग लग जाती है ना, तो क्या वो हट जाती है क्या? नहीं हटती। तो इसका मतलब ये हुआ भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, क्योंकि वान डेर वाल फोर्स वीक है। थोड़ा सा टेम्परेचर मिला, गैस बोली हम तो चले। समझ में आई बात? तुम तो ठहरे परदेसी, वो वाली बात, हम तो चले। जैसे टेम्परेचर मिला, गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, गैस भगी। भगवान ने शाम को ठंडा किया, बेटा तेरा टेम्परेचर कम कर देते हैं, वापस गैस चिपक जाएगी। फिर अगले दिन फिर टेम्परेचर मिला, फिर गैस भगी। यानी भौतिक अधिशोषण है वो कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है, क्योंकि वीक वान डेर वाल फोर्स से आराम से टूट जाएंगे, फिर बन जाएंगे, फिर टूट जाएंगे, फिर बन जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बार एल्युमिनियम ने अपने चारों ओर ऑक्साइड की लेयर चढ़ा ली, फिर वो हटती नहीं है। ये रोज का काम नहीं है कि अब चलो आज फिर हटा देते हैं ऑक्साइड की लेयर, फिर कल चढ़ा लेंगे, ऐसा नहीं है। आई बात समझो? तो यहाँ हम लिखेंगे यह उत्क्रमणीय होता है, और इधर लिखेंगे यह है अनुत्क्रमणीय होता है। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा हुआ है बेटा। यह उत्क्रमणीय होता है या अनुत्क्रमणीय होता है। ये जो मैंने टेबल बताई है, इसमें से लगातार आरपीएससी 2 बार पूछ चुकी है। इनमें से भौतिक अधिशोषण के लिए क्या सही है, इनमें से रासायनिक अधिशोषण के लिए क्या सही है। अभी अभी मैंने कहा जो भौतिक अधिशोषण है उसके लिए लो टेम्परेचर ठीक रहता है, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वान डेर वाल फोर्स टूट जाएगा और अधिशोषण खत्म हो जाएगा। तो लिख लें लो टेम्परेचर सहायक, निम्न ताप सहायक। भौतिक अधिशोषण फेवरेबल रहता है जब निम्न ताप होता है ना, तब भौतिक अधिशोषण होता है। देखो जैसे मैं आपको समझाऊं, दोनों अधिशोषण हो सकते हैं, भौतिक भी हो सकता है और रासायनिक भी हो सकता है। क्या मतलब है जैसे समझना, जैसे निकेल है, ये निकेल धातु, ये आपकी हाइड्रोजन गैस है। अभी मान लीजिए टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कैसा है? कम, तो ये बॉन्ड टूट नहीं पाता। तो उस स्थिति में ये H2 ऐसे के ऐसे चिपक जाता है। तो ये तो भौतिक अधिशोषण है। ये कैसा अधिशोषण है? भौतिक। H2 ऐसे के ऐसे चिपक गया। लेकिन सपोज करो हाई टेम्परेचर है, और हाई टेम्परेचर होने पर ये बॉन्ड क्या हो जाता है? टूट जाता है। हाई टेम्परेचर होने पर ये बॉन्ड क्या हो जाता है? टूट जाता है, और ये हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से नया बॉन्ड बना लेता है। भाई रिएक्शन का मतलब ही क्या है? पुराने बॉन्डों का टूटना और नए बॉन्डों का क्या करना? बनना। तो भौतिक अधिशोषण तो लो टेम्परेचर पर हो रहा है, और रासायनिक अधिशोषण का मतलब बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड बनना। बॉन्ड बनने का मतलब पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। अब पुराने बॉन्ड कब टूटेंगे? जब टेम्परेचर कैसा होगा? थोड़ा सा हाई होगा। तो इसका मतलब रासायनिक अधिशोषण के लिए क्या चीज़ सही है? उच्च ताप। भौतिक अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक है, और इसके लिए क्या सहायक है? उच्च ताप सहायक है। इधर लिख लेंगे उच्च ताप सहायक। हेलो भैया, वो अभी क्लास ले रहे हैं, अभी बात कराऊँ थोड़ी देर में ना भैया। क्लास लेके ना जब कितने देर में फ्री हो जाएगा? बस 5-10 मिनट मान लो। 5-10 मिनट वाला? अच्छा, एसएससी का बैच चल रहा है? नहीं, वो सेकंड ईयर वाला बैच है ना, वो चल रहा है। मेरी बात करिए। हाँ ठीक, समझ में आया? अरे आया पॉइंट। अगला पॉइंट, जो भौतिक अधिशोषण होता है ना, उसमें खूब सारी मल्टी लेयर जम जाती है। कैसे जम गई समझना। निकेल था, लो टेम्परेचर था, तो पूरी की पूरी H2 गैस ऐसे की ऐसी, बॉन्ड टू टूटे नहीं, तो H2 गैस ऐसी की ऐसे अधिशोषित हो गई। अब और हाइड्रोजन गैस है, कोई गैसों की कमी तो है नहीं। यहां भी वान डेर वाल बल है, और आपको पता है गैसों के मध्य भी कौन सा बल होता है? वान डेर वाल बल। अब इनके ऊपर से और गैस गुजर रही है, तो इन गैस के अणुओं के बीच में भी क्या बन जाएगा? वान डेर वाल बल के द्वारा ये भी जुड़ेंगे। और गैस गुजरी तो ये अपने चारों, ये इन गैस के बीच में और आपस में वान डेर वाल बल लगने लग जाएगा। एक लेयर चिपक गई या खूब सारी? खूब सारी। तो भौतिक अधिशोषण में मल्टी लेयर बनती है, बहुआण्विक परत बनती है, बहुआण्विक परत बनती है।
मल्टी लेयर बनती है, बहुआण्विक परत बनती है, बहुत सारे अणुओं की परत जम जाती है, बहुआण्विक परत बनती है। समझ में आया? जबकि यहां क्या है, सिंगल लेयर बनती है। क्या बनेगी? सिंगल लेयर। जैसे एल्युमिनियम अपने चारों ओर ऑक्साइड की सिंगल लेयर चढ़ाता है, तो लिखेंगे सिंगल लेयर बनती है, सिंगल लेयर बनती है। अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें 2 क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं, हर साल तय है एक क्वेश्चन इस पे आता है, छोटा सा अधिशोषण कल खत्म हो जाएगा कि हर साल इस पे एक क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन तो इसकी थर्मोडायनेमिक्स एक्सपेक्ट समझ में आ गए। दूसरा, भौतिक अधिशोषण के लिए कौन सी बातें सही हैं, भौतिक रासायनिक अधिशोषण के लिए कौन सी बातें सही हैं। कल हम पढ़ेंगे इन अधिशोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ये क्वेश्चन इस साल 2nd ग्रेड में भी आया था, जो कल का पॉइंट आएगा कि 1 ग्राम चारकोल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताएं इस 1 ग्राम चारकोल पर कौन सी गैस जल्दी से अधिशोषित होगी। तो कल हम बात करेंगे वो गैसें जो सरलता से द्रवित फॉर्म में होती है, या वो गैसें जिनके बीच में वान डेर वाल बल ज़्यादा होता है, या वो गैसें जो भारी होती हैं वो सरलता से क्या होती हैं, द्रवित होती हैं। आए समझ में? वो कल बात करेंगे। मेरे हिसाब से समझ में सबके आया होगा। आज के लिए इतना, थैंक यू। आज का क्वेश्चन करा लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन क्या है, इधर उधर हो गए।